नमस्कार, जय श्री राम भाइयों। और आज मैं जिस टॉपिक के विषय में बात करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इतना महत्वपूर्ण है कि क्या बताऊँ। इस पूरी दुनिया में जो भी विषमताएं, जो भी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए, जैसे आतंकवाद है, जैसे बहुत सारी लड़ाई है, झगड़ा है, वो होते हैं। उसका कारण क्या है? ये मस्तिष्क है। तो इसको संतुलित कैसे रखें और इससे बीमारी कौन सी होती है और उसका उपचार क्या है, इस वीडियो में हम सारी बातों की जानकारी देंगे। ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैं क्या बताऊं, और बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने वीडियो बनाया है। तो कृपया करके इसको सुनिए। और जिनको ये बीमारी थोड़ी सी है तो वो अपने आप को समझाकर स्वयं ठीक कर सकते हैं, दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसको बहुत अधिक है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता अवश्य होगी, और आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उस बीमारी का नाम है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया अंग्रेजी नाम है, बहुत बड़ा नाम है लेकिन हम हिंदी में समझना चाहते हैं और है क्या ये चीज़, सो बताना चाहते हैं। सो देखिए आप, कि जैसे इस बीमारी में किसी को, जैसे इसमें डिल्यूज़न होता है। इंग्लिश में बोले तो डिल्यूज़न बहुत बड़ा नाम है, हिंदी में हम समझते हैं क्या है। कहने का मतलब होता है कि जैसे बिल्ली रास्ता काटती है, तो सही में उससे कुछ होता नहीं है। रास्ता काटी तो काटी, बिल्ली का अपना रास्ता है, वो चली गई। लेकिन अगर आप ऐसा विचार करते हैं कि इससे कुछ अपशगुन होता है, चाहे शुभ नहीं होगा, तो ये दिमागी समस्या है। लेकिन हम इसको इसलिए दिमागी समस्या के रूप में नहीं मानते हैं क्योंकि समाज में बात फैली हुई है, और समाज के बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, अपने देश में नहीं, विदेश में भी। लेकिन है ये बीमारी, ये सत्य नहीं है। तो जो भी सत्य नहीं है और आप दृढ़ हैं कि ये सत्य है, वो बीमारी है। जैसे आप देखिए कि जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मैं देख लेता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मेरे सामने आया था। जैसे कोई सोचता है कि सब लोग मेरे विषय में बात कर रहे हैं, कोई भी उसके विषय में बात नहीं करना चाहता और नहीं करता है, लेकिन सोचता है कि सब लोग मेरे ही विषय में बात कर रहे हैं। ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य है तो बीमारी नहीं है, अगर ये सत्य नहीं है और फिर भी वो दृढ़ है, तो ये बीमारी है। तो कोई किसी को अगर ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले उसको चेक करना चाहिए कि ये सत्य है कि नहीं। अगर सत्य है कि हाँ सब लोग उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, सत्य है। लेकिन जो सत्य नहीं है और फिर भी वो दृढ़ संकल्प है कि नहीं नहीं, सब लोग मेरे विषय में बात कर ही रहे हैं, मुझे पता है, तो ये बीमारी है। मतलब सत्य से हटकर जो भी चीज़ें, सब बीमारी है। तो सत्य से हट गए मतलब बीमारी है ये चीज़। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मोदी मुझसे मिलना चाहता है, तो मोदी अगर किसी से मिलना चाहते हैं, मोदी जी, तो सत्य है। लेकिन मैं साधारण व्यक्ति, मुझसे वो क्यों मिलेंगे? लेकिन लगता है कि हाँ, मोदी जी मुझसे मिलना चाहते हैं, सारी बातें डिस्कस करना चाहते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है, और मैं उनसे अधिक जानता हूँ, तो ये असत्य है। तो जो असत्य बातें हैं और आप फिर भी लगता है कि नहीं आपको सत्य है, तो वो बीमारी है। सिंपल यही है। इंग्लिश में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, तो जो सत्य है मैं बता रहा हूँ। आदमी को हमेशा डाउट होता रहता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, हो रहा है। तो ये होता सबों के साथ है। लेकिन अगर आपको ये डाउट हो और आप उसको क्लियर कर लें कि हाँ, कि ये सत्य है कि नहीं। अगर सत्य है तो डाउट सही है, लेकिन असत्य है तो बीमारी है। लेकिन फिर भी आप मानते कि नहीं, असत्य होने के बाद भी आप मानते कि नहीं सत्य है, तो वो बीमारी है। तो पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है, जो बुरे व्यक्ति हैं, वो बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या लगता है, वो फिर तर्क देते हैं कि ऐसे हुआ तो मैंने ऐसे किया, ऐसे हुआ तो मैंने ऐसे किया, तो वो बीमारी है। तो ये बात। अब देखिए, ये तो मैंने बहुत बातें कह दी। तो इसलिए मैंने कहा कि पूरे विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं, उस सबों का समाधान है। तो अगर ऐसा हो कि अगर कुछ ऐसा लगे, तो अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसी तरह से बहुत लंबे समय तक बैठा हुआ है,
या अपने आप से जैसे ऐसे बैठा हुआ है, तो हमेशा ऐसे ही बैठा हुआ है बहुत लंबे समय तक, या किसी के कहने पे या फिर अपने आप, वो बीमारी है। कोई व्यक्ति बहुत अकेला रहना पसंद करता है। जैसे सत्य क्या है कि आदमी को कभी अकेले भी रहना चाहिए, कभी दूसरे से बात भी करना चाहिए। आदमी को मध्यम मार्गीय होना चाहिए, ना अकेले रहना चाहिए, ना दूसरे से अधिक बात करनी चाहिए। तो जहाँ इम्बैलेंस हुआ मतलब बीमारी है। तो कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल अकेला रहना चाहता है तो दिक्कत है फिर, या फिर बहुत बातें करता है, वो भी दिक्कत है। अच्छा, जैसे कोई आदमी कुछ बोलता है और आपको बात समझ में नहीं आती है, जैसे बोला कि मैं वहाँ जाता हूँ, फिर क्या पता नहीं कैसे क्या क्या, फिर हाँ, फिर वहाँ जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर ये बीमारी है। मतलब उसकी बातें समझ में नहीं आती है, वो बोल रहा है पर उसकी बातें समझ में नहीं आती है, ये बीमारी है, ये जिसको सिजोफ्रेनिया कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम शुरू नहीं करना चाहता है, डरता है शुरू करने से, ये बीमारी है। कोई व्यक्ति काम शुरू होने के बाद वो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ही नहीं है, वो भी बीमारी है। अच्छा, जैसे खुशी का माहौल है और व्यक्ति खुश नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल जैसे था पहले वैसे ही है, ये भी बीमारी है। बहुत अधिक खुश हो रहा है, आवश्यकता नहीं है खुश होने की, लेकिन बहुत अधिक खुश हो रहा है, ये भी बीमारी है। तो फिर भी मैंने कहा कि जो होना चाहिए वहाँ पे आप स्टिक कीजिए। हाँ, इससे दिमागी समस्या होती है, समाज में बहुत बुरे लोग घूम रहे हैं, तो इसीलिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये आप सत्य को पहचानिए, वो बीमारी से दूर रखेगा। अच्छा, बातचीत नहीं करना चाहते, ये भी मैंने बता दिया, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या है कि बस यही है, इसमें तो मैं सोच रहा हूँ कि और क्या छूटा कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आपकी बातों को बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत अधिक मानता है, या फिर बिल्कुल ही नहीं मानता है, दोनों बीमारी है। वो जजमेंट नहीं ले पा रहा है कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो भी बीमारी है। अच्छा, जैसे कोई कोई सेल्फी लेता है तो पाउट बनाता है, तो ठीक है, सेल्फी तक ठीक है कि पाउट बनाता है, लेकिन सेल्फी लेने के बाद भी अगर वो पाउट बनाए रखता है तो वो अधिक हो गया, तो बीमारी है। तो यही सब है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये होता क्यों है, ये सारी बातें होने का कारण क्या है कि भाई, तो दिमाग में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामिन, तो वो बढ़ जाता है, डोपामिन बढ़ जाता है। तो ये निकलता कहाँ से है दिमाग में, सब्सटेंसिया निग्रा से। तो आपको इन सारी बातों से क्या है, कोई मतलब नहीं रखना है, आपको तो ट्रीटमेंट चाहिए कि वो बहुत सारी बातें हैं। तो जो डोपामिन निकलता है हमारे दिमाग से, इसके कारण होता है यह सब। तो हम डोपामिन को रोक देते हैं, ऐसी दवाई देते हैं जिससे डोपामिन रुक जाए, वो निकले ना, तो उसको कहते हैं डोपामिन एंटागोनिस्ट, उस दवाई का नाम है। तो डोपामिन एंटागोनिस्ट कहते हैं। अब देखिए, दवाइयाँ दो तरह की होती हैं, एक होता है फर्स्ट जनरेशन और दूसरा होता है सेकंड जनरेशन। मैं देख लेता हूँ बीच बीच में कहीं भूल ना जाए, इसलिए छूट ना जाए। फर्स्ट जनरेशन कहने का मतलब कि पहले जो दवाई बनी थी, और सेकंड जनरेशन कहने का मतलब है कि उस दवाई का जो साइड इफेक्ट है उसको कम करने के लिए फिर उसी प्रकार की दूसरी दवाई बनी, इसको कहते हैं सेकंड जनरेशन मेडिसिन। तो फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन इसमें हम लोग देते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण है क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल, बहुत ही फेमस है दवाई हेलोपेरिडोल, बहुत ही फेमस है। कोई बहुत ज़्यादा हंसता है, चाहे थोड़ा सा लगे कि दिमागी असंतुलन है, तो उसको हेलोपेरिडोल दवाई खानी चाहिए। क्लोरप्रेमाजिन है, हेलोपेरिडोल है, थायोरिडाजिन, ये सब फर्स्ट जनरेशन है जो पहले बना था। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन मेडिसिन बना उसका नाम है क्लोजापिन। क्लोजापिन। लेकिन हम जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है
तो आप उसको क्लोज़ापिन नहीं दे दोगे, हाँ आया आप क्लोज़ापिन दे दिया ठीक हो गया, नहीं। अगर वो 1 या 2 मेडिसिन ले चुका है, जैसे आपको क्लोरप्रोमाज़िन और हॉलोपेरिडॉल ये ले चुका है और उससे ठीक नहीं होता है, तब जाकर जो मेडिसिन देते हैं उसका नाम है आपको क्लोज़ापिन, क्लोज़ है, तब वो मेडिसिन देते हैं। अब भाई ऐसी बात है कि क्लोज़ापिन तो देते हैं, चूंकि वो लंबा चलता है। अब एलोपैथ मेडिसिन का यहीं से जो दुर्गति होती है शरीर की शुरू हो जाती है। अब साइड इफेक्ट होता है यहाँ से। ऐसे जनरली कम होता है, लेकिन साइड इफेक्ट इसका बहुत अधिक है। क्लोज़ापिन अगर आप लेंगे तो आदमी मोटा हो जाएगा, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको दिमागी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दिमाग के लिए ही आप दवाई ले रहे हैं कि आपका दिमाग ठीक हो जाए और दिमागी समस्या ही उत्पन्न हो जाएगी दूसरे प्रकार की, जैसे मिर्गी आना, सीजर। तो वैसी अवस्था में जैसे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसको कहते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइटोसिस हो जाएगा, हार्ट की बीमारी हो जाएगी। तो ये सब साइड इफेक्ट। आप सोचो कि आप ले रहे किसके लिए, और इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आपको हो रही है। तो अच्छा है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपको थोड़ी सी बीमारी है तो स्वयं कंट्रोल कर ले, ये सबसे अच्छा है। या आप अपने लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन कर ले या फिर समझ जाए, ये सबसे अच्छा है। अन्यथा तो आप देख रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट कितना अधिक है। या कुछ दिन लेकर फिर कंट्रोल कर लें अपने आप पे, वो भी अच्छा है। तो ये सारी बीमारियां हो जाएगी। अच्छा, अगर आप क्लोज़ापिन लेते हैं तो एक जो जैसे सीजर, मिर्गी के लिए हम लोग दवाई देते हैं आपको कार्बामाज़ापिन, तो हम नहीं देंगे। जैसे आप क्लोज़ापिन लिए, मिर्गी की बीमारी हो सकती है, तो मिर्गी के लिए जो जो कार्बामाज़ापिन होगा वो हम नहीं देंगे, दूसरी दवाई देंगे। कि दोनों एक साथ नहीं चलता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर से मिलना आवश्यक है। जो एमबीबीएस डॉक्टर वो समझता है कि कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत अधिक है। इसमें इतना सारा पार्किंसन भी हो सकता है, आपको मसल रिगिडिटी हो सकती है, मसल कड़ा हो जा सकता है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत अधिक है। जैसे टंग बाहर निकलना, ऐसे निकल जाएगा, जीभ आदमी काटता रहता है, एक आदमी ऐसे ऐसे हमेशा करता रहता है, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट है दवाई के। ठीक है, तो मतलब नर्व और मसल पे बहुत अधिक ये अफेक्ट करता है। अच्छा, जैसे किसी व्यक्ति को अगर साइड इफ़ेक्ट हो जाए, जैसे उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, मसल रिगिडिटी हो जाए, मसल कड़ा हो जाए, स्वेटिंग हो जाए, हार्ट रेट बढ़ जाए, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट जब होने लगे तो उसके लिए क्या दवाई देंगे? वो दवाई है डेंड्रोलिन, फिर देंगे उसको। तो सबके लिए साइड इफ़ेक्ट है तो बहुत अधिक है। जैसे रेस्टलेसनेस होगा, जैसे घबराहट हो, इस दवाई को लेने के बाद अगर घबराहट होती है तो उसके लिए फिर क्या दवाई देंगे? प्रोपेनालॉल देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने कहा कि च्युइंग है, मुंह कोई ऐसे ऐसे करता रहता है, हाथ को ऐसे ऐसे करता रहता है, जीभ बाहर निकालता है, तो उसका साइड इफेक्ट है, तो उसके लिए फिर दवाई देंगे वालबेंजाइन, वालबेंजीन और टेट्राबेनाजिन, ये देंगे। तो अब दवाइयों की लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है, एक लो दूसरी तीसरी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब बीमारी कंट्रोल में हो सकती है, आयुर्वेदिक लो या फिर कुछ दूसरी दवाइयाँ ले लो जो लंबे समय तक चलती है। एलोपैथ में बहुत साइड इफ़ेक्ट है, तो ये चीज़ है। तो हमने सारी बातों की जानकारी आपको दे दी जो सिजोफ्रेनिया से संबंध रखता है। तो मैं सब लोग को यही कहना चाहता हूँ कि संतुलित रखें। पहले सोचें कि सत्य क्या है, सही क्या है। बस अगर सही सही है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट है तो फिर उसको सर्च करने की कोशिश करें कि हाँ डाउट सही है कि गलत है। अगर आपका डाउट सही है तो ठीक है, गलत है और फिर भी आप कहते हैं कि ये सही है, तो दिमागी बीमारी है। लेकिन ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है समाज में। ये चीज़ें सबके साथ है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ है।
लेकिन चूंकि डॉक्टर समझता है तो कंट्रोल कर लेता है, और जो नहीं समझता है तो उनको दिक्कत होती है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप समझ जाओ और स्वयं कंट्रोल कर लो, नहीं तो दवाई खाएंगे तो इतनी सारी परेशानियां होंगी। तो यही कहना है, और जय श्री राम। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो मैंने बनाया, 3-4 दिनों तक लगातार। हाँ, और अगर किसी को एलोपैथ दवाइयाँ नहीं लेनी है, आयुर्वेद लेना है, तो उसके लिए गाय का घी जो होता है, रात में सोते समय 1 बूंद इस नाक में ले, फिर इसको बंद करके ऊपर खींचे, फिर इस नाक में ले रखें, फिर इसको बंद करके थोड़ा सा ऊपर खींचे, और फिर योगा प्राणायाम जो भी है ये सब करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, और स्वयं कंट्रोल करें। ये सबसे अच्छा है। जानकारी हो गई तो कंट्रोल कीजिए, बस चीज़ें वही है। बहुत अधिक हो तो कुछ दिन दवाइयाँ लीजिए, फिर छोड़ दीजिए उसको। तो यही कहना है। 16 मिनट का वीडियो हो गया। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि चीज़ें ये है, ये समस्या हर व्यक्ति के साथ होती है, लेकिन सब लोग कंट्रोल करते हैं। मतलब कंट्रोल करें, समझे, यही चीज़ है। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।